हेलो एवरीवन। तो अपना अगला टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी तक हम स्टमक कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें देखना है फंक्शनल एनाटॉमी देखनी है स्मॉल इंटेस्टाइन की। उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, जैसे इंटेस्टाइनल विलाई क्या होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या है, प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सक्कस एंटेरिकस। जैसे आपके स्टमक से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ऐसे इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस को बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। फंक्शंस क्या है सक्कस एंटेरिकस के और फंक्शंस स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या है, ये समझना है। रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ सक्कस एंटेरिकस किस तरीके से होता है, किस मेथड से हम कलेक्ट करते हैं सक्कस एंटेरिकस को। जैसे हमने वहां पे पेवलोव मेथड वगैरह देखे थे, ऐसे इसके अपने मेथड्स हैं। और लास्ट है इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फंक्शनल एनाटॉमी से। The small intestine is a part of GIT. Extend between the pyloric sphincter of stomach. स्टमक से शुरुआत होती है कहां तक, लार्ज इंटेस्टाइन के अब फर्स्ट पार्ट तक, यानी इलियोसिकल वाल्व। पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ स्टमक टू द इलियोसिकल वाल्व। इलियो माने इलियम और सीकल माने सीकम, है ना, सीकल माने सीकम। तो सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और इलियम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है। तो दोनों का जो जंक्शन है उसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। ठीक है, विच ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ इट्स डायमीटर। डायमीटर की वजह से हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इट इज कंपेयर टू दैट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसका जो डायमीटर होता है वो काफी छोटा होता है, बट अगेन इसकी लेंथ ज्यादा होती है। इट इज लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन। इट्स लेंथ इज अबाउट 6 मीटर। लेंथ कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया। मैक्सिमम डाइजेशन कहां पर होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 पोर्शंस। इसके अंदर 3 पार्ट है। प्रोक्सिमल पार्ट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, मिडिल पार्ट इज कॉल्ड जेजुनम एंड डिस्टल पार्ट इज कॉल्ड इलियम। ये आपने पढ़ा हुआ है अभी तक। एंड वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज ऑल द 4 लेयर्स एज इन केस ऑफ स्टमक। और वो 4 लेयर कौन कौन सी थी, सबसे बाहर सीरोसा, देन मस्कुलरिस, देन सबम्यूकोसा, देन म्यूकोसा। ठीक है, ये लेयर हम पढ़ ही चुके हैं। इंटेस्टाइनल विलाई क्या है और ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, तो देखते हैं। इंटेस्टाइनल विलाई सबसे पहले क्या है, द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, यानी म्यूकोसा है, दैट इज कवर्ड बाय माइन्यूट प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। द हाइट ऑफ विलाई इज अबाउट 1 mm एंड द डायमीटर इज लेस देन 1 mm. विलाई आर लाइंड बाय कॉलुमिनार सेल्स। ठीक है, villi are lined by columnar cells which are called enterocytes. Each enterocyte gives rise to hair-like projections called microvilli. Villi and microvilli increase the surface area of mucous membrane by many folds. Within each villus there is a central channel called lacteal. ठीक है, which opens into lymphatic vessels. It contains blood vessels also. तो इसको हम डायग्राम में देखेंगे तो हमें डायग्राम में समझ में आएगा कि देखिए एक मेजर पोर्शन अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए कोई ये एक विलाई है, ये एक विलाई है। ठीक है, इस पर क्या लगे हुए हैं, कॉलुमिनार सेल्स। कौन से सेल है ये, कॉलुमिनार सेल। अब इसका मैं और अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखूं तो एक कॉलुमिनार सेल के ऊपर जो इसका जो ल्यूमिनल सरफेस है ना, ये तो लेटरल सरफेस हो गया, ये बेसल सरफेस हो गया, ये अपेक्स हो गया। अपेक्स सरफेस वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो ऐसे फोल्ड हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, तो ऐसे करके अगर बहुत ज्यादा अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर माइक्रोविलाई होगी इसके ऊपर, लेकिन वो इंडिविजुअल सेल के ऊपर होगी, ये समझने वाली बात है। और ओवरऑल विलाई, और विलाई के सेंटर में क्या होता है, विलाई के यहाँ सेंटर में होता है लैक्टियल। यहाँ पर होता है लैक्टियल और इधर होती है आपकी क्या कहते हैं, दोनों तरफ ब्लड वेसल्स।
इस तरीके से, ये आपका डायग्राम आपको याद आ गया हो तो ये है, वैसे भी आगे डायग्राम आएगा तो समझेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन एंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या है, तो यहां पर इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स का नाम क्या है, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन। सिंपल उनको जैसे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते थे, यहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोल दो या फिर बोल दो क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन, ठीक है। क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स, कैसी ग्लैंड है, ट्यूबुलर ग्लैंड्स है। Intestinal glands do not penetrate the muscularis mucosa of the intestinal wall, ठीक है। ये जो इंटेस्टाइनल वॉल है ये ज्यादा डीप नहीं होती, तो ये कहां तक नहीं जाती, मस्कुलरिस म्यूकोसा तक नहीं जाती, है ना। आपको पता है म्यूकोसा में भी 3 लेयर्स थी, ठीक है, आउटर म्यूकोसा, देन लेमिना प्रोप्रिया, देन मस्कुलरिस म्यूकोसा, देन सब म्यूकोसा। अगर नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो देख लो तो उससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। बट opens into the lumen of intestine by opens into the lumen of intestine between the villi। अब ये एक विलाई ऐसे ही, ये ऐसे 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 विलाई के बीच में जो गैप है वहां पर ये ओपन होगा। Intestinal glands are lined by columnar cells. Lining of each gland is continuous with the epithelial lining of the villi। यहां तक क्लियर है। फिगर 41.1 इसमें अभी हम देख लेंगे क्या है, बाद में देखते हैं। Epithelial cells lining of the intestinal glands undergo division by mitosis as faster rate. Newly formed cells push the older cell upward over the linings of villi. These cells which moves the villi are called enterocytes। इनको क्या बोलते हैं, enterocyte। Enterocytes secrete the enzymes। Old enterocytes are continuously shed into the lumen along with enzymes। Next is types of cell interposed between the columnar cells of intestinal gland। कितने टाइप के सेल होते हैं columnar cells of intestinal gland में, ये बात समझते चलिए, है ना। ओवरऑल कैसा है ग्लैंड, किसकी बनी हुई है, columnar सेल की, लेकिन बीच बीच में स्पेशलाइज सेल भी होते हैं, जैसे आपके वहां पर थे गैस्ट्रिक ग्लैंड में थे ना, कौन कौन से सेल हैं, देखिए अर्जेंटाफिन सेल होते हैं जिनको एंटीरोक्रोमाफिन सेल बोलते हैं। ये क्या सिक्रीट करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, ठीक है, ये भी क्या है, इंट्रिंसिक, याद करिए वहां से भी निकलता था ये, है ना। गॉबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस। पेनिथ सेल सिक्रीट साइटोकाइंस कॉल्ड डिफेंसिन्स, ठीक है। ये पेनिथ सेल क्या करते हैं, पेनिथ सेल एक तरीके से इनकी लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो इनको साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जो डिफेंस में काम आते हैं अपने, या साइटोकाइंस को क्या बोलते हैं, डिफेंसिन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड और उसका विलस, है ना, विलाई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि विलस कैसा लगता है, जैसा हमें बताया गया था। तो यहां पर देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, मैं इसको येलो कलर से कर देता हूं, ये है एक विलाई, ठीक है, ये क्या है, ये एक विलाई है ना, और ये एक फोल्ड से फिर दूसरा ऐसे ही एक और विलाई निकलेगी यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक विलाई निकलेगी। तो ये जो डिप्रेशन है ना, इसी को बोलते हैं हम विलस, है ना, इसको ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कौन कौन से सेल हैं, ये तो हो गया, अब इसको हटा देता हूँ, अब कलर देखते हैं हम इसका, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट होगा विलाई का। अब इसमें क्या क्या होगा, गॉबलेट सेल होंगे, गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करेंगे, म्यूकस, ठीक है। जोन ऑफ माइटोसिस, ये जहां पर बहुत टाइटली पैक्ड सेल हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर हाई लेवल ऑफ माइटोसिस होता रहता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता रहता है, हाई लेवल ऑफ माइटोसिस होता रहता है और वो सेल्स को ऊपर एक्सक्लूड करता रहता है, जोन ऑफ एक्सट्रूजन, ठीक है, जो यानी जो टूट फूट होती रहेगी वो सेल यहाँ से रिलीज होते रहेंगे ल्यूमेन में और नए सेल इनको ऐसे ट्रांसफर करते रहेंगे। अच्छा, हर एक वेलाई के अंदर अपना एक वेन होती है, अपनी एक आर्टरी होती है, ठीक है, वेन्यूल और आर्टीरियोल, और सेंट्रल ऑरेंज कलर की जो आपको दिख रही है दैट इज सेंट्रल लेक्टियल। इसमें क्या जाता है, इसमें आपके लिपिड जाते हैं, है ना, लिपिड या फैटी एसिड, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, और ये लेक्टियल कहाँ जाते हैं फाइनली, ये आपकी लिम्फेटिक सिस्टम में जाके मिल जाता है, ठीक।
इसके बाद ये जो डिप्रेशन है ना, ये अगले फोल्ड के लिए जो डिप्रेशन है, यहाँ पर होते हैं बेस में आपके पेनिथ सेल और अर्जेंटाफिल सेल्स। ये दोनों सेल्स कहाँ होते हैं? बेस में। ठीक है, गॉबलेट सेल कहाँ होगा? बिल्कुल ऊपर, जहां पर HCl से, ये कह सकते हो आप, HCl से मिक्स हुआ फूड आएगा तो यहाँ पर गॉबलेट सेल ज्यादा चाहिए। इस डिप्रेशन को बेसिकली क्या बोलते हैं हम? क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? क्रिप्ट। इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोन। ये तो विलस हो गया ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन तो विलस हो गया, और ये जो डिप्रेशन है इसको बोलते हैं क्रिप्ट, है ना? क्रिप्ट, क्रिप्टोलॉजी वर्ड सुना होगा ना, छुपा हुआ। तो ये क्रिप्ट पोर्शन क्या है? ये अंदर की तरफ होता है म्यूकोसा में। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रूनर्स ग्लैंड। ये स्पेशल ग्लैंड होती हैं। इन एडिशन टू द इंटेस्टाइनल ग्लैंड, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम कंटेन्स सम म्यूकस ग्लैंड। ये म्यूकस ग्लैंड है बाय नेचर, और कहाँ होंगे? केवल और केवल फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में, विच आर कॉल्ड ब्रूनर्स ग्लैंड। दीज ग्लैंड पेनिट्रेट मस्कुलरिस म्यूकोसा। पहले मैंने क्या बोला था कि इनमें से कोई भी मस्कुलरिस म्यूकोसा को पेनिट्रेट नहीं करता, लेकिन ये वाली ग्लैंड कौन सी होती है? ब्रूनर ग्लैंड एक्सेप्शनल है, जो मस्कुलर म्यूकोसा को क्या करेंगे? पेनिट्रेट करके वहां पर इस कहाँ मिलेंगे? सब म्यूकोसा में मिलते हैं। एक्सटेंड अप टू द सब म्यूकस कोट ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। तो इनकी जो ओरिजिनल लोकेशन है वो कहां पर है? सब म्यूकोसा में। ब्रूनर्स ग्लैंड ओपन इनटू द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन डायरेक्टली। ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस एंड ट्रेसेस ऑफ एंजाइम्स। और ये यहाँ पर ये ब्रूनर्स ग्लैंड डायरेक्टली कहाँ ओपन होती है? ल्यूमेन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये इस तरीके से होता है अरेंजमेंट। जरा मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ये आपकी विलाई, ठीक है, और ये क्रिप्ट, ये एक और विलाई, और ये क्रिप्ट, ये एक और विलाई, और ये क्रिप्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका, कौन सी लेयर हो गई? ये वाली, ये आपकी हो गई कहते हैं म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा की तीनों लेयर इसमें आ जाएंगी, लेमिना प्रोप्रिया और वो सारी आ जाएंगी इसमें, मस्कुलरिस वगैरह। इसके बाद अगली लेयर कौन सी होती है? सब म्यूकोसा। तो ये जो ग्लैंड होती है एक्चुअल में कहाँ होती है? सब म्यूकोसा में होती है, और ये डायरेक्टली ओपन होती है इसमें क्रिप्ट में, है ना? क्रिप्ट में ओपन होती है डायरेक्टली। अब यहाँ क्रिप्ट में ओपन होगी तो डायरेक्टली ल्यूमेन में ओपन होगी ना, इसका मतलब। तो ये किसी में और में नहीं है, डायरेक्टली ल्यूमेन में ओपन होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सक्कस एंटेरिकस। क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो सिक्रीशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस। प्रॉपर्टीज की बात करें तो वॉल्यूम कितना होता है पर डे? 1800 ml पर डे। 1800 है ना, करीब 1800 ml, यानी 1.5 लीटर से ज्यादा, है ना। रिएक्शन एल्कलाइन होता है इसका। क्यों? क्योंकि फूड कैसा आ रहा है भाई, स्टमक से फूड कैसा आ रहा है? एसिडिक आ रहा है ना, हाईली एसिडिक। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए कैसा होना चाहिए इसका रिएक्शन? एल्कलाइन। pH 8.3। क्लियर। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ सक्कस एंटेरिकस। क्या कॉम्पोजिशन है? तो सक्कस एंटेरिकस कंटेन्स 99.5% वाटर एंड 0.5% सॉलिड। जस्ट लाइक जैसा गैस्ट्रिक वो था गैस्ट्रिक जूस, वैसे ही इसमें भी मैक्सिमम क्या है? वाटर। सॉलिड इंक्लूड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बाइकार्बोनेट कंसेंट्रेशन इज स्लाइटली हाई इन द सक्कस एंटेरिकस। ऐसा क्यों? बाइकार्बोनेट की लेवल क्यों हाई रहती है? क्या रीजन है उसका? उसका रीजन यही है कि बाइकार्बोनेट से क्या होता है, वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिटी को, है ना, बाइकार्बोनेट। क्योंकि उसमें जो आ रहा है एसिडिक कंटेंट, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए कैसा चाहिए? बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ सक्कस एंटेरिकस। के फंक्शन क्या है? डाइजेस्टिव फंक्शन। तो एंजाइम्स ऑफ सक्कस एंटेरिकस एक्ट ऑन द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, कन्वर्टेड देम इनटू फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज इनटू द सक्कस एंटेरिकस बाय एंटीरोसाइट्स ऑफ विलाई। तो एंजाइम्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं? एंटीरोसाइट से। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं? एंजाइम्स याद होने चाहिए आपको। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी यहाँ से रिलीज होते हैं, एमाइलोलाइटिक भी होते हैं, और लाइपोलाइटिक, यानी प्रोटीन डाइजेशन वाले, एमाइलोलाइटिक माने कार्बोहाइड्रेट वाले, और लाइपो माने फैट वाले। ठीक है, कौन कौन से उनके नाम देख लेते हैं। द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द सक्कस एंटेरिकस आर पेप्टाइडेजेस। उन पूरे को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं जो प्रोटीन पर एक्ट करते हैं? पेप्टाइडेजेस।
which are given in figure 41.2. These peptidases convert peptides into amino acids. सिंपल फॉर्म क्या है अमाइनो एसिड जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ सक्कस एंटेरिकस आल्सो लिस्टेड इन 41.2 फिगर, जैसे लैक्टेज, सुक्रेज एंड माल्टेज। लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज कन्वर्ट द डाइसैकेराइड्स लाइक लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज इनटू द मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। और डेक्स्ट्रीनेज कन्वर्ट डेक्स्ट्रिन, माल्टोज एंड माल्ट्रायोज इनटू ग्लूकोज। ट्रीहेलेज और ट्रीहेलोज glucohydrolase cause hydrolysis of trehalose, the carbohydrate present in the mushroom and yeast, and convert it into glucose। तो जो trehalose हमें कहाँ मिलता है बेसिकली, मशरूम और ईस्ट, जो मशरूम की सब्जी हम खाते हैं उसमें हमें trehalose मिलेगा। तो उसको डाइजेस्ट कौन करवाएगा, ट्रीहेलेज, या ट्रीहेलेज का दूसरा नाम क्या है, ट्रीहेलोज ग्लूकोहाइड्रोलेज पूरा नाम, ठीक है। लाइपोलाइटिक एंजाइम्स कौन से होते हैं, intestinal lipase act on triglycerides and convert them into fatty acids। तो ये इसका मेन फंक्शन हो गया। डाइजेस्टिव फंक्शन किस तरीके से है कि ये 3 तरीके के एंजाइम्स रिलीज कराता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन। किसको प्रोटेक्ट कराएगा, तो भाई वॉल को प्रोटेक्ट कराएगा ना, इंटेस्टाइनल वॉल को। कैसे, म्यूकस प्रेजेंट इन द सक्कस एंटेरिकस प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल वॉल फ्रॉम एसिड काइन। एसिडिक काइन जो आ रहा है, मतलब जो फूड एसिडिक है स्टमक से इधर ट्रांसफर हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, काइन। विच एंटर्स द इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक देयर बाई प्रिवेंट द इंटेस्टाइनल अल्सर। और इससे क्या नहीं होंगे, इंटेस्टाइनल अल्सर नहीं होंगे। डिफेंसिन सिक्रेटेड बाई पेनिथ सेल ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स। तो इनकी नेचर कैसी है, जैसे लाइसोसोम्स की होती है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं, ठीक है। These peptides are called natural peptides antibiotics because their role in killing the phagocytosed bacteria। समझ आ गई बात। नेक्स्ट इज एक्टिवेटर फंक्शन। एक्टिवेटर फंक्शन क्या है, एंटीरोकाइनेज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूस एक्टिवेट द ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम्स, ठीक है, क्लियर है। Enterokinase present in the intestinal juice activate trypsinogen into trypsin। तो ये एक्टिवेटर कौन है, अपना एंटीरोकाइनेज। और बाकी के एंजाइम को फिर कौन एक्टिवेट कराता है, ट्रिप्सिन। अब हीमोपोएटिक फंक्शन देखते हैं इसका। हीमोपोएटिक फंक्शन, द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एरिथ्रोपोइसिस। ये हम ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां से हमें कोई लेना देना नहीं है। एरिथ्रोपोइसिस इट इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये मैंने स्टमक में आपको बताया था, विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। ये इंट्रिंसिक होता है, तो इसके एब्जॉर्प्शन के लिए क्या जरूरी है, इसका इंट्रिंसिक फैक्टर होना का जरूरी है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 आपकी एब्जॉर्ब नहीं होगी, और वो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो किस टाइप का एनीमिया होगा, परनीशियस एनीमिया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन कौन सा, हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस। हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस क्या है, द इंटेस्टाइनल जूस हेल्प इन ऑल द एंजाइम्स रिएक्शन ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस में सारे एंजाइम्स मिलते हैं हमारे, जो भी पहले नहीं हुए होते, जो माउथ में जिसका नहीं डाइजेशन हुआ, जिसका स्टमक में नहीं हुआ, फाइनली यहाँ पर एक ऐसे हर टाइप का एंजाइम आपको मिल जाएगा इंटेस्टाइन में, जिससे हर तरीके का डाइजेशन पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। कॉम्पोजिशन सक्कस एंटेरिकस का क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए 99.5% वाटर है, सॉलिड 0.5, ठीक है। इसके बाद सॉलिड ऑर्गेनिक हो सकता है और इनऑर्गेनिक हो सकता है। इनऑर्गेनिक में क्या होगा, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, क्लियर। ऑर्गेनिक में क्या होगा, एंजाइम्स होंगे और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होंगे, म्यूकस होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर होगा और डिफेंसिन होगा, क्लियर। और एंजाइम्स कौन से होंगे, एंजाइम्स के नाम पता होने चाहिए। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होंगे, एमाइलोलाइटिक होंगे और लाइपोलाइटिक होंगे। लाइपोलाइटिक में मेन एंजाइम कौन सा है, अपना लाइपेज। एमाइलोलाइटिक में सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, डेक्स्ट्रिनेज, ट्रीहेलेज। और पेप्टाइडेज में कौन कौन है, अमीनो पेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, ट्राइपेप्टाइडेज, और ये एक फैक्टर है एंटीरोकाइनेज, ये भी प्रोटियोलाइटिक होता है। ये क्या कराएगा, ये एक्टिवेट कराएगा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी प्रोटीन एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, बाद में उनको एक्टिवेट कराना पड़ता है।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑलमोस्ट अगर दोनों में से किसी एक के फंक्शन याद कर लो, दोनों में ही आप लिख सकते हो, ठीक है। मैकेनिकल फंक्शन है। मैकेनिकल फंक्शन क्या है? द मिक्सिंग मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन help in the thorough mixing of chyme with the digestive juices like succus entericus, pancreatic juice and bile। आपको पता है यहीं पर क्या रिलीज होता है? यहीं पर आपका पेनक्रियाटिक जूस और बाइल भी यूज होता है बाइल डक्ट के थ्रू, है ना। लेकिन वो हम किस में पढ़ेंगे? लिवर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, पेनक्रियाज वाले टॉपिक में अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर इनमें मूवमेंट भी होता है, आपको पता है। नेक्स्ट इज सिक्रेटरी फंक्शन। सिक्रेटरी में क्या है? सक्कस एंटेरिकस, एंटीरोकाइनेस और जीआईटी हार्मोन्स भी यहाँ से सिक्रेट होते हैं। हार्मोनल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट मेनी जीआई हार्मोन्स सच एज सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। These hormones regulate the movement of GI tract and secretory activity of small intestine and pancreas। ये पूरा चैप्टर है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। क्लियर। आगे वाले चैप्टर में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी हटा देते हैं। डाइजेस्टिव फंक्शन आपको पता ही है, रेफर फंक्शंस ऑफ सक्कस एंटेरिकस। एक्टिवेटर फंक्शन आपको पता चली गया, एंटीरोकाइनेस, हीमोपोएटिक पता ही चल गया, इंटरनल ये इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, हाइड्रोलाइटिक फंक्शन पता चली गया, ये हो गए सक्कस एंटेरिकस के। तो ये सारे के सारे फंक्शंस आपको पता है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करें, सक्कस एंटेरिकस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? तो पेप्टाइडेजेस होता है, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, डेक्सिनेज, ट्रीहेलेज एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज। जहां भी एस वर्ड आ जाए, ASE, इसका मतलब वो एंजाइम है, याद कर लो आंख बंद करके, ठीक है। पेप्टाइडेज किस पर काम करेगा? पेप्टाइड्स पर, सुक्रेज सुक्रोज पर, माल्टेज माल्टोज पर, लैक्टेज लैक्टोज पर, डेक्स्ट्रिन डेक्स्ट्रिन और माल्टोज और माल्ट्राइज पर, ट्रीहेलोज पर, ट्राइग्लिसराइड पर। और फाइनली एंड प्रोडक्ट क्या होंगे? वो सिंपल मॉलिक्यूल जिनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, जैसे अमाइनो एसिड, फ्रक्टोज ग्लूकोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज ग्लूकोज, लैक्टोज से क्या बनेगा? गैलेक्टोज ग्लूकोज बनेगा, डेक्स्ट्रिनेज से ग्लूकोज बनेगा, ट्रीहेलेज से ग्लूकोज बनेगा, और इंटेस्टाइनल लाइपेज ट्राइग्लिसराइड पे जब रखते तो फैटी एसिड बनेंगे, ठीक है। अगला फंक्शन जो इंटेस्टाइन का है वो कौन सा है? एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। तो प्रेजेंस ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ म्यूकोसा। ये म्यूकोसा के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है आपका विलाई और माइक्रोविलाई। दिस फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्टिव फंक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ फूड स्टफ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड अदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस सच एज vitamin, minerals and waters are absorbed mostly in small intestine. From the lumen of intestine, these substances pass through the lacteal of villi, cross the mucosa and enters the blood directly or through lymphatics। तो इस तरीके से पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लास्ट चैप्टर में हम देखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन लास्ट चैप्टर में देखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तीनों पर पूरे पूरे चैप्टर हैं हमारे, जो लास्ट में जाकर इन तीनों चैप्टर पे टॉपिक खत्म हो जाता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट कैसे होता है। पूरे पूरे चैप्टर हैं, लास्ट के चैप्टर यही है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल की बात करते हैं, तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन सोडियम इज एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस बाय मीन ऑफ सोडियम को ट्रांसपोर्ट। इसी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा नीट की तैयारी में, ठीक है। वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन अंटिल द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट बिकम इक्वल टू द प्लाज्मा। इन इलियम क्लोराइड आयन इज एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड इन एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लीजिए दिमाग में। इलियम में क्या होता है? क्लोराइड आयंस इज एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड इन एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्सचेंज इज नॉट नोन। ऐसा होता क्यों नहीं पता, ठीक है। कैल्शियम इज एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड मोस्टली इन अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कहाँ ज्यादा होता है? अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द विटामिन आर एब्जॉर्ब्ड इन अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब्ड इन इलियम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है? इलियम। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन इज फास्टर देन द फैट सोल्यूबल विटामिन। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं रेगुलेशन और सीक्रेशन एंड सक्कस एंट्रिकस। कैसे रेगुलेट करते हैं? तो सीक्रेशन ऑफ सक्कस एंट्रिकस इज रेगुलेटेड बाय बोथ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल मैकेनिज्म।
पहले देखते हैं नर्वस रेगुलेशन क्या है। द स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कॉज वासोडाइलेशन एंड इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, यानी पैरासिम्पैथेटिक के स्टिमुलस से क्या होगा, वासोडाइलेशन होगा, और वासोडाइलेशन होने से क्या होगा, सक्कस एंटेरिकस का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाएगा। द स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व कॉज वासोकंस्ट्रिक्शन एंड डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ सक्कस एंटेरिकस, बट द रोल ऑफ दीज नर्व्स इन द रेगुलेशन ऑफ इंटेस्टाइनल सिक्रीशन इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज अनसर्टेन। कोई ज्यादा खास नहीं है, अनसर्टेन है। कैसे होगा इसमें कोई क्लियर कट अभी थ्योरी हमें नहीं मिलती। However, the local nervous reflexes play an important role in increasing the secretion of intestinal juice. When chyme enters the small intestine, the mucosa is stimulated by tactile stimuli or irritation. It causes the development of local nervous reflexes, which stimulates the glands of intestine. यानी local nervous reflexes के थ्रू ज़्यादा secretion अच्छे से होता है in spite of parasympathetic और sympathetic के मुकाबले। अब बात करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन की। When chyme enters the small intestine, intestinal mucosa secrete enterocrinin, secretin and cholecystokinin, ये तीन हार्मोन रिलीज करता है, which promote the secretion of succus entericus by stimulating the intestinal gland। और ये तीनों के तीनों मिलकर क्या किसको स्टिमुलेट करते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड को, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा सक्कस एंटेरिकस रिलीज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सक्कस एंटेरिकस। क्या क्या तरीके हैं जिसमें हमने कलेक्ट करके देखा कि इसके स्टिमुलेशन पर ये जूस निकलेगा। इन ह्यूमंस के केस में क्या है, पहले ह्यूमंस में देखते हैं। इन ह्यूमन बीइंग द इंटेस्टाइनल जूस इज कलेक्टेड बाय यूजिंग मल्टी ल्यूमन ट्यूब। कौन सी ट्यूब, मल्टी ल्यूमन tube. The multilumen tube is inserted through nose or mouth until the tip of the tube reaches the intestine. A line is marked on the tube. Entrance of tip of tube onto the small intestine is indicated when this line comes near the mouth. This tube has 3 lumens. To the outer 2 lumens, small balloons are attached. When these balloons are inflated, the intestine is enlarged. Now the intestinal juice is collected through the middle lumen by means of aspiration. तो इसको आप विकिपीडिया इस पे यूट्यूब पर डाल के देखें कि ह्यूमन में सक्कस एंटेरिकस कैसे, बहुत अच्छे से उसमें कई उसके वीडियोस चले हुए हैं, आप वहां से देखकर इसको अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का ये इसको कलेक्ट करते हैं, किस तरीके से। ट्यूब का नाम याद रखना है मल्टी ल्यूमेन, यानी कितने ल्यूमेन होते हैं उसमें, 3 ल्यूमेन होते हैं, 2 पर क्या लगे रहते हैं, बलून लगे रहते हैं। वर्किंग कैसे होगी वो आप उस पर देख लें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन एनिमल में थायरी लूप, एक होती है थायरी लूप और एक होती है थायरी वेला लूप। अ पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन इज सेपरेटेड फ्रॉम द गट बाय इंसाइजिंग एट बोथ एंड। The cut end of the main gut are connected and continuity is re-established. One end of isolated segment is closed and the other end is brought out through the abdominal wall. It is called thyri loop or thyri fistula. भाई इसमें क्या करेंगे, उसकी जो गट है एनिमल की, उस गट में आप कट लगाओगे। ठीक है, और कट लगाने के बाद 2 एंड आपके पास मिलेंगे। ठीक है, और एक एंड को तो आप बंद कर दोगे, दूसरे को आप बॉडी से बाहर निकाल लोगे और इसमें इकट्ठा करोगे अपना सैंपल। ठीक है, इसको थायरी फिस्टुला भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज थायरी वेला लूप। थायरी वेला लूप इज मॉडिफाइड थायरी लूप। इन दिस लॉन्ग सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन इज कट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द मेन गट. बोथ द एंड्स ऑफ these segments are brought out through the abdominal wall. The cut ends of the main guts are joined. तो ये भी एक तरीका है, ये कोई पूछा नहीं जाता, ये तो कहीं पर एक्सपेरिमेंटेशन में दे रखे होंगे, बस आप इनका नाम याद रखें कि थायरी वेला लूप एक प्रोसीजर है। विकिपीडिया इस पे यूट्यूब पर डाल के देखो, वो भी दे रखा होगा, उसकी कोई कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगी कि थायरी वेला कैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी की। अप्लाइड फिजियोलॉजी में सबसे पहले आता है माल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन क्या है? माल एब्जॉर्प्शन इज द फेलियर टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड विटामिन।
यानी बच्चा खाता तो बहुत है, प्रोटीन भी खाता है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उसके शरीर को नहीं लगता, दैट इज माल एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही बॉडी। द माल एब्जॉर्प्शन अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, इट कॉज स्पेसिफिक डिसीज। तो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं ऐसे बच्चे, है ना, माल न्यूट्रिशन माल एब्जॉर्प्शन की वजह से ही होता है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, माल एब्जॉर्प्शन, आपने कई सारे ये सुने होंगे, इसमें आपने क्वाशियोर्कर एक डिसीज होता है ना, क्वाशियोर्कर, और आपका एक और होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वहां पर आप न्यूट्रिएंट लेते नहीं हो, बॉडी तो एक्सेप्ट करने को तैयार है, न्यूट्रिएंट आप लेते नहीं, आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ माल एब्जॉर्प्शन में यह है, आप न्यूट्रिएंट ले रहे हो लेकिन बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, ये प्रॉब्लम है दोनों में, ठीक है। माल न्यूट्रिशन और माल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस है, सुनने में दोनों एक से लगते हैं लेकिन डिफरेंस है, ठीक है। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या है? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या है? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय फेलियर ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इज जनरली कॉज्ड बाय क्रॉन्स डिसीज, ट्रॉपिकल स्प्रू, स्टिटोरिया और सीलियक डिसीज, ठीक है। ये क्या है, इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्रॉन्स डिसीज क्या है, ट्रॉपिकल स्पर क्या है, स्टिटोरिया क्या होता है और सीलियक डिसीज क्या होता है। ये चारों पांचों के में से कलेक्टिवली क्या हो जाता है, एक टाइम ऐसा आता है, फेलियर ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी को बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो पहले समझते हैं क्रॉन्स डिसीज क्या है या एंट्राइटिस क्या है। तो एंट्राइटिस इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज characterized by inflammation of small intestine. Usually it affect the lower part of small intestine, the ileum. तो अगर इन्फ्लामेशन हो जाए किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्पेशली इलियम वाले पार्ट में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, IBD या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, या है ना बाउल बोल दो या बाउल बॉयल बोलते हैं वैसे, बॉवेल, ठीक है। द इन्फ्लामेशन कॉज माल एब्जॉर्प्शन एंड डायरिया। इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा और जो भी वो खाएगा वो पॉटी में निकल जाएगा, दैट इज डायरिया, ठीक है। कॉज, क्रॉन डिसीज डेवलप बिकॉज द एबनॉर्मेलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम, तो ये निकल के आ गया कॉज। क्रॉन डिसीज किसका है, क्रॉन डिसीज वजह से हुआ इम्यून सिस्टम की वजह से। द इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू द वायरस और बैक्टीरियम रिजल्टिंग इन इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन, और ये जो रिएक्शन है इम्यून सिस्टम का उसकी वजह से उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। फीचर्स की बात करें, पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, वेट लॉस होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, रेक्टल ब्लीडिंग होगी, एनीमिया होगा, फीवर होगा, डिलेड और स्टंटेड ग्रोथ इन द चिल्ड्रंस, बच्चों के अंदर ये सारी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल स्प्रू। ट्रॉपिकल स्प्रू क्या है, ट्रॉपिकल स्प्रू इज अ माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम अफेक्टिंग द रेजिडेंट्स ऑफ और the visitors to the tropical areas where the disease is epidemic। तो ये जनरली उन लोगों का होता है जो ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं या वहां विजिट करने जाते हैं, तो वहां के एपिडेमिक बीमारियां उनको लग जाती हैं। कॉज, कॉज इज नॉट नोन एंड इट मे बी रिलेटेड टू इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, जो वहां पर्टिकुलरली उस रीजन में मिलता है। फीचर्स की बात करें तो इंडाइजेशन, डायरिया, एनोरेक्सिया, भूख न लगना, वेट लॉस, एब्डोमिनल एंड मसल क्रैम्प, ये सब देखने को मिलेगा। स्टिटोरिया क्या है, स्टिटोरिया इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज की डिफिशियंसी की वजह से क्या होगा, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट को बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और जो पेशेंट पॉटी पास करेगा वो कैसे होगी, काफी चिपचिपी सी होगी और उस पर काफी फैट अमाउंट जो उसकी डाइट का होगा वो लॉस होता रहेगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, ठीक है, उसे बोले स्टिटोरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज सीलियक डिसीज। सीलियक डिसीज इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये भी देखिए क्रोन भी इम्यूनिटी से रिलेटेड है और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है सीलियक, याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। क्रोन डिसीज में एबनॉर्मलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, characterized by damage of mucosa and atrophy of villi in the small intestine, resulting in impaired digestion and absorption. It is also known as gluten sensitive enteropathy, gluten sensitive enteropathy या celiac sprue
और नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू भी इसको बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसका कॉज क्या है और इसके फीचर्स क्या है। कॉज की बात करें तो सीलियक डिसीज इज कॉज्ड बाय ग्लूटेन। गेहूं में ग्लूटेन होता है, जो हम आटा खाते हैं, गेहूं की रोटियां खाते हैं, उसमें ग्लूटेन होता है। ठीक है। इट इज प्रोटीन प्रेजेंट इन द व्हीट, ओट, राई, बार्ली एंड अदर ग्रेन्स। ग्लूटेन इज लाइक अ पॉइजन टू इंडिविजुअल विद सीलियक डिसीज बिकॉज इट डैमेजेस द इंटेस्टाइन सीवियरली। ठीक है। तो ऐसे लोगों को ग्लूटेन फ्री खाना खाना चाहिए, है ना। ऐसा डाइट लेनी चाहिए इसमें ग्लूटेन ना हो। फीचर्स की बात करें तो डायरिया होगा, स्टिटोरिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, वेट लॉस होगा, इरिटेबिलिटी होगी और डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का चैप्टर खत्म होता है। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका नाम है अपना, ये देखिए अगला चैप्टर कौन सा है। अगला चैप्टर है अपना लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। चलो ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।